सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वियर चैनल। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम समझेंगे हिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले हम उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड ये क्लास 10th का है एंड ये हेल्प करेगा सभी बोर्ड में इस साल जो भी अपीयर हो रहे हैं उनको। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है एंड स्टेट क्या है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ हैविंग कॉमन कल्चर, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन। मतलब कि इसका कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारा कॉमन कल्चर है, कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई हमारी कॉमन आइडेंटिटी है एंड कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशन है लाइक डेमोक्रेसी। हम क्या मानते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यह एक ये हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ये हमारा एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। सो जब ऐसी भावना लोगों में उत्पन्न होती है, इसी चीज को बोलते हैं हम नेशनलिज्म। एंड इसी भावना से लोग बना लेते हैं नेशन। तो नेशन क्या होता है? नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक वो एरिया होता है जिसमें लोग ये माने कि हमारे कॉमन कल्चर है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कॉमन एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। मतलब ये उन लोगों का समूह है जो ये मानते हैं कि हमारा कुछ कॉमन कल्चर है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कॉमन और एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। सो नेशनलिज्म नेशन को जन्म देता है। एंड व्हाट इज स्टेट? कई बार हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं नेशन को स्टेट की जगह या फिर स्टेट को नेशन की जगह, लेकिन ऐसा सही नहीं होता। असली में नेशन की कोई भी एक फिक्स ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होती, लेकिन स्टेट क्या होता है? एक प्रॉपरली डिमार्केटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो कि ये बताता है कि सिंपल सी बात कि सेंट्रलाइज्ड पावर, एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड पावर है और वो सेंट्रलाइज्ड पावर एक पर्टिकुलर डिमार्केटेड ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको नेशनलिज्म, नेशन और स्टेट के अंदर डिफरेंस पता चला होगा और नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप इस चैप्टर का सबसे पहला पेज ही लें, उस पर आपको एक पेंटिंग दिखेगी और ये पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने और ये पेंटिंग बनी है लगभग 1848 के अंदर। फ्रेडरिक सोरियो ने, अगर आप ध्यान से देखें इस पेंटिंग में, आई होप आप अपने साथ एक बुक भी लेके बैठे हिस्ट्री की। सो आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में एक जो है एंजल दिख रही होगी, क्रिस्ट दिख रहे होंगे एंड सेंट दिख रहे होंगे, साथ साथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा होगा एंड उसके बाद आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं और इनके हाथ में झंडे हैं, फ्लैग्स हैं और ग्राउंड के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, आइए समझते हैं फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग जो कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने क्या किया, विजुलाइज किया कि जो ये स्टेट है, मतलब कि ये कंडीशन है कि जहां पर सभी के सभी ये जो देश है ना वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है लोग एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल। मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर लोगों का रूल हो, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिटिकल यूनिट जिसका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे हमारे प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्टेड है।
हालांकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो हालांकि वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। एंड हमारे एमपीज हो गए, वो डायरेक्टली इलेक्टेड है ना। सो कुछ चीजें डायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं, कुछ चीजें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं। तो रिपब्लिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जिसका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नेशंस हैं लाइक अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हालांकि जर्मनी उस टाइम पर नेशन नहीं बना था, लेकिन ये देखा कि ये जो नेशंस है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं, ग्रेट होमेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात, वो उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सिंपल सी बात। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। अब लिबर्टी बहुत सारे टाइप की होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि लिबर्टी कितने टाइप की होती है। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल माना गया, और जो वेरियस नेशंस है ना, वो क्या दे रहे हैं, होमेज दे रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके हाथ में, एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, एंड दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। एंड अगर हम देखें ग्राउंड के ऊपर, तो शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार, ऐसे लोग जो किसी की ना सुने, तानाशाह जिसे बोलते हैं, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूटिस्ट। एंड जब होमेज की लाइन लग रही है, नेशंस की लाइन लग रही है, उसमें सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है अमेरिका, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है फ्रांस, फिर है जर्मनी। एंड सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये भाईचारे का सिंबल कौन दिखा रहा है, जो हेवन से क्रिस दिख रहे हैं, एंजल दिख रही हैं, और सेंट्स दिख रहे हैं, वो है सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी। आई होप आपको फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब देखिए, ये सब नेशनलिज्म, नेशन की भावना, ये सब उत्पन्न कैसे हुआ, इन सब का उजागर कैसे हुआ, ये सब हुए क्यों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, या फिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्या है, क्यों हुई, और रेवोल्यूशन होता क्या है, वो अभी हम समझेंगे। देखो, रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक एक्शन लेते हैं फोर्सिवली, क्या करने के लिए, वहां की सरकार को चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। अच्छा, रेवोल्यूशन होता क्यों है, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस राइज हो गया, मतलब कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लाइक अगर आप अभी न्यूज में देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर आटे का रेट, वीट का रेट बहुत हाई लेवल है, उसी चीज को बोला जाता है इन्फ्लेशन। या फिर इनइक्वालिटी हो, फ्रांस की सोसाइटी आपने पढ़ी थी, अगर आपने 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो, तो वहां पे देखा होगा कि 3 तरह का स्टेट था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, है ना। तो उसमें सर्टेन प्रिविलेजेस थे, सर्टेन एस्टेट थी जिनको, उनको सर्टेन प्रिविलेजेस थे, तो इनक्वालिटी वहां पर। तीसरा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट, कई बार बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास काम नहीं रहता करने को, इस कारण से क्या होता है, वहाँ पे भुखमरी आती है, और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रेवोल्यूशन कर देते हैं। पुअर गवर्नेंस भी एक दूसरा, एक और अहम फैक्टर होता है इसमें। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना 1789 में हुई, इसमें क्या किया गया, जो पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया मोनार्की से, कहाँ पर, पीपल ऑफ फ्रांस के पास। जो लोग थे, फ्रांस पे रहते थे लोग, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने माना कि जो नेशन होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, वो लोगों से बनते हैं। जो नेशन को बनाते हैं वो लोग बनाते हैं, ना कि राजा। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब
फ्रेंच रेवोल्यूशन हो तो गया, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या मेजर लिए फ्रांस को यूनाइट करने के, जिस कारण से फ्रांस एक नेशन बन पाया। और ये जो नेशन की भावना है ये जा पाई आगे, पूरे यूरोप के अंदर फैल पाई। सबसे पहला कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ ले पात्रे एंड ले सिथियोन। ले पात्रे का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को फ्रेंच नहीं आती है उसके लिए सॉरी। तो ले पात्रे का मतलब क्या होता है, एक फादरलैंड, द फादरलैंड का कंसेप्ट। जैसे इंडिया के लिए मदरलैंड का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, वैसे ही फ्रांस के लिए फादरलैंड का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ले सिथियोन, ले सिथियोन का मतलब होता है सिटीजन, कि मतलब कि वहां के वो रेसिडेंट है, वहां के वो सिटीजन है। और उन्होंने एक और चीज किया, इक्वल राइट्स फॉर ऑल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स दे दिए। एक क्या करा, नया फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग बना दिया और रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। इससे लोगों में और यूनिटी आई। जो क्या किया, एस्टेट जनरल जो इलेक्टेड थी ना, जो एस्टेट जनरल इलेक्ट करी गई थी, उसको उसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल असेंबली। नए हिम्स बनाए, मार्शर्स को कोमेमोरेट किया, जो वॉर में लड़े थे, रेवोल्यूशनरी वॉर में लड़े थे, उनको कोमेमोरेट किया। यूनिफॉर्म लॉज लाए सभी सिटीजन के लिए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेके है, ताकि सभी लोग क्या कर सके, सभी के लिए जो वहां पे गवर्न करना है या फिर जिनको गवर्न करना है वो इजी हो जाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होती थी उन सबको अबोलिश कर दिया गया, और जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर है उनको अडॉप्ट किया गया, ताकि ट्रेड ट्रेड जो हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सब इजी हो सके। और फ्रेंच को जो है प्रमोट किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट कर दिया गया। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल लैंग्वेजेस थी, उन सबको एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया, मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सर्टेन स्टेप्स लिए थे, इसलिए ताकि फ्रांस को यूनाइट कर सके, फ्रांस को एक मजबूत नेशन बना सके। और इसी चीज को देखते हुए ये जो भावना है ये सब पूरे यूरोप में फैली। सो अब क्या होता है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अपने आप को काबिज कर लेते हैं फ्रांस के ऊपर, नेशनल असेंबली बन जाती है, तो रेवोल्यूशनरीज चाहते हैं कि नेशन की भावना, नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में फैलाई जाए। तो इसके लिए वो क्या है, रेवोल्यूशनरी वार छेड़ देते हैं पूरे यूरोप के अंदर। और इसी के बीच में आर्मी का जनरल बन के आता है नेपोलियन। नेपोलियन बड़ा ही महान शासक था, एंड इसने चाहा था कि मैं पूरा यूरोप जीत लूं। सो नेपोलियन जब आया, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने आके नेशनलिज्म को, उसने कहा कि मैं नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप तक फैलाऊंगा और पूरे यूरोप को यूनाइट कर दूंगा मैं। सो क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में स्प्रेड हो, और ये स्प्रेड हो भी रही थी। और यूरोप के अंदर लोगों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। और जैकोबिन क्लब जैसे बनने लगे, तो इन जैकोबिन क्लब्स ने क्या किया, जो फ्रेंच आर्मी आ रही थी ना इनकर्जन के लिए, वॉर लड़ने के लिए, तो उनके लिए जगह ये जो है ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया। इसी के कारण क्या है, जब जो फ्रेंच आर्मी हर जगह पर यूरोप के अंदर किसी किसी जगह पर कब्जा कर पाई और वहां पे नेशनलिज्म की भावना ला पाई, और इसी कारण से फ्रांस के साथ बहुत सारे नेशंस जुड़ गए। तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन लाता है एक सिविल कोड, या फिर उसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। एंड नेपोलियनिक कोड में क्या था, नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या कर दिया गया, नेपोलियन ने क्या किया, उस सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर एंड कर दिए गए प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि सभी लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार। इससे बेनिफिट ये हुआ, जो फ्रेंच कंट्रोल्ड एरिया था यूरोप का, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो आसान हो गया। इसी के कारण अबोलिश्ड हुआ फ्यूडल सिस्टम, और इसी के कारण सर्फडम भी अबोलिश्ड हुआ। सर्फडम का मतलब, सर्फ का मतलब होता है कोई भी जो है स्लेव हो गया, ठीक है। और
जागीरदारी सिस्टम मतलब कि वहां पे जो है लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं एज अ स्लेव, उसको बोलते हैं सर्फडम सिस्टम। एंड मोनोरियल जो ड्यूज है, मोनोरियल सिस्टम है, उसको भी खत्म किया। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हुआ सिविल कोड आने की वजह से, और एनहेंस हुआ ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी। लेकिन इसके कई चीज नेगेटिव भी हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 के लगने के नेगेटिव भी हैं, नेपोलियन के आने के नेगेटिव भी हैं। वो नेगेटिव ये हुआ, जो लोगों की ऑटोनॉमी थी वहां के लोगों की, वो एंड हो गई। इंक्रीज कर दिया गया उनके ऊपर टैक्सेशन, सेंसरशिप इंक्रीज करी गई उनके ऊपर। सेंसरशिप का मतलब है, अगर अखबार में अब उनको, जो पहले वो फ्रीली लिखते थे, जो मैगजीन्स के ऊपर वो फ्रीली लिखते थे, छापते थे, या फिर टीवी न्यूज़ के अंदर जो फ्रीली वो काम करते थे, वो अब उनके पास आज़ादी नहीं रही। एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया इनटू फ्रेंच आर्मी। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जबरदस्ती फौज में भेजना या फिर भर्ती करना, उसको बोलते हैं फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। तो सिविल कोड के ये बेनिफिट थे, ये नुकसान थे। अब बाकी का लेक्चर होगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद।